दोस्तों, जब कभी आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर से मिलते हो। डॉक्टर आपको उस बीमारी से रिलेटेड दवाइयाँ लिख के देता है। उन दवाओं को लेने के लिए आप मेडिकल स्टोर में जाते हो और वहाँ आपको वो दवाइयाँ आसानी से मिल भी जाती है। उस ब्रांड की ना सही तो दूसरे ब्रांड की मिल जाएगी, जिसका सीधा मतलब है कई सारी कंपनियां इस दवा को बना रही है और बेच भी रही है। यानी इस दवा की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसके यूजर्स भी बहुत हैं। यानी ये बीमारी काफ़ी लोगों में होती है। कंपनी वही चीज़ बनाएगी जिसके यूजर्स और डिमांड इतने हों कि कंपनी उस चीज़ को एक ऐसी कीमत पे बेच सके जिसे यूजर्स भी आसानी से खरीद ले और कंपनी को भी प्रॉफिट हो। मगर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 400 से 500 लोगों को ही होती है और इन बीमारियों का इलाज और दवा दोनों मौजूद है। पर सवाल ये आता है कि यूजर्स और डिमांड कम होने की वजह से क्या कोई फार्मा इंडस्ट्री इन लोगों के लिए भी दवा बनाती होगी? आज इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। ऑर्फन डिजीज और ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं और ऑर्फन ड्रग एक्ट क्या है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल औषधीन में और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ऑर्फन शब्द का मतलब है अनाथ यानी अकेला, जिनका कोई गार्जियन ना हो और जिन पर कोई ध्यान देने में इंटरेस्टेड भी ना हो। और डिजीज़ का मतलब है बीमारी। अब ये ऑर्फन डिजीज़ क्या है इसे समझते हैं। जो बीमारियां काफ़ी रेयर हो यानी बहुत कम लोगों में हो और इन बीमारियों के इलाज के लिए कोई भी बड़ी फार्मा कंपनी इन पर रिसर्च और इनकी दवा बनाने में इंटरेस्टेड ना हो, तो उन बीमारियों को ऑर्फन डिजीजेस कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे टॉरेट सिंड्रोम और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजिलाइटिस। और क्यों कोई फार्मा इंडस्ट्री इन ऑर्फन डिजीजेस के इलाज और इनकी दवा बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होती, ये भी जान लेते हैं। किसी भी नई बीमारी का इलाज ढूंढने में कई साल, ढेर सारी मेहनत और बहुत सारे पैसे लगते हैं। पहले बीमारी के बारे में रिसर्च होती है कि वो शरीर के किस हिस्से को कैसे नुकसान करती है। फिर उसके आधार पे ढेर सारे वैक्सीन के सैंपल बनाए जाते हैं। फिर इन सैंपल वैक्सीन्स का जानवरों पे तब तक ट्रायल किया जाता है जब तक वो उन जानवरों पे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देते। एनिमल ट्रायल के बाद फिर ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन मांगी जाती। परमिशन मिलने के बाद इस दवा का ह्यूमंस में 4 चरणों में ट्रायल होता है। ह्यूमंस में सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद अब इस दवा को मार्केट में उतारने के लिए परमिशन मांगी जाती है। बीमारी की रिसर्च और दवाई को मार्केट में लॉन्च करने तक 10 से 15 साल और कई मिलियन डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। जब किसी कंपनी के इतने साल और इतना सारा पैसा किसी दवा को बनाने में लग रहा हो तो वो भी चाहती है कि इस दवा के इतने ग्राहक तो हों कि जितना पैसा उसने लगाया है वो उसे वापस मिले और थोड़ा प्रॉफिट भी हो। ऑर्फन डिजीज या रेयर बीमारियां बहुत ही कम लोगों में होती है, जिनसे इन बीमारियों की दवा की डिमांड भी कम होगी। और अगर कोई कंपनी इन दवा को बनाती भी है तो भी उसे बेच के उसे प्रॉफिट तो दूर की बात है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पाती और उसे बड़ा लॉस होता है। इस डर की वजह से कोई भी कंपनी इन बीमारियों में रिसर्च और दवा बनाने में रुचि नहीं रखती और किसी अनाथ की तरह नज़रअंदाज कर देती है। इसीलिए इन बीमारियों को और दवाइयों को ऑर्फन ड्रग्स कहा जाता है। इन सब बातों के आधार पे ऑर्फन ड्रग्स की एक परिभाषा बताई गई है। वो दवाइयाँ या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो किसी रेयर बीमारी या कंडीशन के डायग्नोसिस, इलाज और बचाव के लिए होती है, जिससे कोई ऐसी उम्मीद नहीं होती कि इन दवाइयों की बिक्री या सेल से इन दवाओं की निर्माण और मार्केटिंग का पैसा वसूल हो सके, उन्हें ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। अब बात आती है, तो क्या सच में इन लोगों के लिए कोई दवा नहीं बनाता? इलाज मौजूद होने के बावजूद क्या ये लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं? जी नहीं दोस्तों, इन लोगों के लिए भी दवा यानी ऑर्फन ड्रग्स को फार्मास्यूटिकल कंपनियां ही बनाती है। मगर ये कंपनियां काफ़ी बड़ी होती है। बड़ी से मतलब है जिन कंपनियों का एनुअल प्रॉफिट बाकी कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा हो। ऑर्फन ड्रग बनाने से लॉस तो होता है, मगर ये लॉस इनके एनुअल प्रॉफिट के सामने नामात्र के बराबर है। कुछ कंपनियां ह्यूमैनिटी के लिए इन दवाओं को बनाती है और कुछ कंपनियों को गवर्नमेंट इन दवाओं को बनाने के लिए फंड भी देती है। अब बात करते हैं एक ऐसे एक्ट
यानी अधिनियम की, जिसके आने और लागू होने से इन लोगों को, जिन्हें ऑर्फन डिजीज़ है, मेडिकल फील्ड में काफ़ी राहत मिली। बात करते हैं ऑर्फन ड्रग एक्ट की। 1980 से पहले जिन लोगों को रेयर डिजीजेस थी, उन लोगों के लिए सिर्फ 3 ही दवाइयाँ अप्रूव थी, और ये दवाइयाँ थी कैल्सिटोनिन, मेटोक्लोप्रामाइड और एल्प्रोस्टिडियोल। और कई रेयर बीमारी के पेशेंटों का इलाज एंटी सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स, यानी वो दवाइयाँ जो बीमारी को नहीं, उनके सिम्टम्स जैसे दर्द और बुखार को ही ठीक करती है, उनसे किया जाता था। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा रेयर बीमारियों का पता चलने लगा, मगर कम लोगों में होने की वजह से कोई भी कंपनी इन लोगों के लिए इलाज या दवा बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। इस चीज़ को लेके यूएसए में पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने लगे, और ये मांग उठने लगी कि इन रेयर बीमारियों वाले लोगों के लिए भी एक प्रॉपर और सटीक मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जिस वजह से 1983 में यूएस कांग्रेस ने एक अधिनियम बनाया जिसे ऑर्फन ड्रग एक्ट कहा जाने लगा। इस एक्ट को वहाँ के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने साइन किया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने का था कि वो काफ़ी तेज़ी और इंटरेस्ट के साथ इन ऑर्फन डिजीजेस की रिसर्च और इनके दवा निर्माण में आगे आएं। इस एक्ट के तहत जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ऑर्फन ड्रग बनाने में इंटरेस्टेड हो, उन्हें एफडीए और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छूट और इंसेंटिव मिलते हैं। इन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स को क्लिनिकल रिसर्च में जो टैक्स लगता है, उसमें छूट मिलती है, और जो कंपनी इस दवा को बनाएगी उसके पास 7 साल के लिए राइट्स होते हैं कि वो इस दवा को अपनी कंपनी के ब्रांड के नाम से बेच सकती है। इन 7 सालों के दौरान कोई दूसरी कंपनी इस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकती। ऑर्फन ड्रग्स के केस में ही क्लिनिकल ट्रायल की अवधि को कम कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा समय न लगे। जब दवा सारी क्लिनिकल ट्रायल पास कर देती है तो अब उसके बाज़ार में लॉन्च होने की बारी आती है। तो लॉन्च होने से पहले वो अप्रूवल के लिए जाती है। तो उस अप्रूवल प्रोसेस के दौरान जो भी फीस लगती है वो ड्रग मैन्युफैक्चरर नहीं, गवर्नमेंट देती है। यूएस के बाद ऑर्फन ड्रग एक्ट को जापान और यूरोप ने भी लागू कर दिया। वैसे इस एक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें थी, मगर इस वीडियो में मुख्य चीज़ें बता दी गई है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।